सो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड हमने डिस्कस किया था आर्गूमेंट ऑफ जेड, और उसी से हम रिलेट करना चाहते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड की। अभी हमने देखा था अगर मैं एक्स वाई प्लेन में हूँ और ये पोजीशन पी है और इन दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं अल्फा है या थीटा है, ठीक है, और ये आपका ओ ए वेक्टर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो डिपेंड कर रहा है रोटेशन पे, ठीक है। जैसे देखने तो लग रहा है थीटा ही है, बट अगर ये इस पोजीशन पे जेड यहाँ से यहाँ तक पहुँचा डायरेक्टली विदाउट रोटेशन तो एंगल आपका थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो इस पॉइंट पे वापस लौट के आ रहा है और आफ्टर वन रोटेशन आ रहा है, मतलब अब जो एंगल होगा यहाँ से लेके ये वाला होगा, और अब जो एंगल होगा वो थीटा प्लस का 2 पाई होने वाला, अभी हमने डिस्कस किया था। ऐसे ही अगर मैं वन टाइम और रोटेशन करूं उसी पॉइंट पे वापस आऊंगा तो एंगल अब थीटा प्लस का 4 पाई होने वाला है, ठीक है। ऐसे 4 प्लस थीटा प्लस 6 पाई एंड डॉट डॉट वो चलता रहेगा। अभी हमने आर्गूमेंट ऑफ जेड में डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए, अब मैं एक्चुअली कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा रिलेट करना चाहता हूँ आर्गूमेंट के लिए कि जो यूनिक हो। अभी देख रहे हो ना, इस पोजीशन पे थीटा आपका यूनिक नहीं है, मींस आर्गूमेंट ऑफ जेड आपका यूनिक नहीं है। वो थीटा भी है, वो थीटा प्लस 2 पाई भी है, थीटा प्लस 4 पाई भी है, थीटा माइनस 2 पाई भी है एंड डॉट डॉट। वो डिपेंड कर रहा है आपका रोटेशन पे, और ऑब्वियस है वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इन दोनों को लेके डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, हम एक ऐसा आर्गुमेंट डिफाइन करना चाहते हैं जो यूनिक हो, जो क्या हो, यूनिक हो। जैसे ना इस पोजीशन पर अगर मैं लिया कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली उसका आर्गुमेंट है क्या, हमें उसे जनरल फॉर्म में ही लिख के देना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि अगर ये एंगल पाई बाई 4 है मान लेते हैं, उसके बाद भी मैं यूनिकली नहीं बता पाऊंगा कि वो यूनिकली वैल्यू क्या है, जब तक कि मुझे पता ना चले कि वो कितने टाइम रोटेट किया है, या एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, हम नहीं बता पाएंगे। तो उसे हम जनरल फॉर्म में ही लिख के छोड़ना पड़ेगा, लाइक पाई 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 बाई 4 प्लस का 2n पाई, मतलब 2n पाई हमको ऐड करके देना ही पड़ेगा। तो ठीक है, अब मैं ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हमें क्या मिले, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूनिक आर्गूमेंट ऑफ जेड मिल जाए, यूनिक आर्गूमेंट ऑफ जेड मिल जाए। उसी यूनिक को हम बोला जाता है क्या, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड। बट उस पर कुछ कंडीशन हम लगा देते हैं, और कैसी कैसी होती है वो देखते हैं। उसने डिफाइन किया क्या कि हम जानते हैं कि इस लाइन पे ये वेक्टर ओ ए है, ठीक है। इस लाइन पे आर्गुमेंट हमेशा क्या होता है, अगर मैं वेक्टर ओ पी भी इसी लाइन पे ले लूँ तो आर्गुमेंट क्या होगा, 0, बिकॉज वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ पी दोनों इसी लाइन पे है, तो ओबीएस है दो बीच का डिफरेंस है वो क्या आएगा, 0 आने वाला है। अगर मैं वेक्टर यहाँ पे ले लूँ दूसरे वाला ओ पी, तो ओबीएस है एंगल दिस एंगल इज पाई बाई 2, ईजिली आप देख पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो दिस एंगल इज यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दिस एंगल इज एग्जैक्टली पाई। इनफैक्ट इस पॉइंट पे देखूं या इस पॉइंट पे देखूं या इस पॉइंट पे देखूं या इस पॉइंट पे देखूं, इस पूरी लाइन पे और इन लाइन पे जो इनके बीच का एंगल होगा वो हमेशा क्या रहेगा, पाई बाई 2 ही रहेगा। मतलब जेड आपका यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, उससे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। जब वो एक ही रे पे है तो उसका दोनों के बीच का एंगल हमेशा सेम होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, अब मैं आता हूँ इस रे पे, मतलब नेगेटिव एक्सिस पे। अगर नेगेटिव एक्सिस पे आता हूँ तो इन दोनों के बीच का एंगल आप देख पा रहे हो एग्जैक्टली पाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम और करते हैं, हम इसे थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। मैं जेड को यहाँ पे लेके आता हूँ। अगर जेड मेरा यहाँ पे है तो इन दोनों के भी, ये मैंने आपका ड्रॉप किया, सॉरी, मान लेते हैं पी मेरे यहाँ पे, जेड यहाँ पे है। अब इन दोनों के बीच का एंगल देख लेते हैं, मान लेते हैं कुछ भी है, मान लेते हैं ये अल्फा है, बट ये अल्फा हमेशा क्या होगा, पाई से बड़ा होगा, ठीक है। अल्फा हमेशा बड़ा होगा पाई से। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं कवर करने के। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के पॉइंट्स को कैसे हम कवर कर सकते हैं थ्रू इन आर्गूमेंट ऑफ जेड। इस पूरी लाइन पे, इस पूरे लाइन के जो पॉइंट्स होते हैं उन सब का आर्गूमेंट 0 होता है। इन पूरे लाइन पे जो इस पूरे रे पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उनका जो आर्गूमेंट होगा हमेशा पाई बाई 2 होगा। इस रे पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उनका जो एंगल होगा हमेशा पाई होने वाला है, ठीक है। अब हम इस रे की बात करते हैं। इस रे पे जो भी पॉइंट आएगा उसका जो एंगल होगा, अब हम दो तरह से मेजरमेंट करते हैं, या तो मैं ऊपर से आऊं या मैं यहाँ से नीचे से आऊं।
दो तरीके मेरे पास आ जाते हैं, दोनों सही हैं, गलत कोई नहीं है, दोनों सही है। कुछ बुक क्या करती है कि यहाँ से यहाँ तक एंगल कंसिडर करती है और उसे पॉजिटिव ही रखती है, ठीक है। कुछ बुक क्या करती है कि मैं इस पॉइंट पे अगर आऊँगा, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ से आने में आसानी लग रही है तो मैं इधर से आ जाऊँगा। क्लियर ना? तो ऐसा नहीं कि कोई गलत है या सही हो, दोनों ही सही है। कुछ बुक, कुछ राइटर्स होते हैं, कुछ ऑथर्स होते हैं जो बेचारे इस वाले को फॉलो करते हैं, ठीक है। और जब वो इस वाले को फॉलो करते हैं तो वो थीटा की रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक चले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं कि थीटा बिलोंग करता है 0 से लेके 2 पाई। यहाँ पे भी झोल होता है 2 पाई, यहाँ पे भी झोल होता है। क्या होता है अभी बताता हूँ। झोल क्या करते हैं वो लोग कि कुछ यहाँ पे ओपन कर लेते हैं बेचारे और कुछ यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और आप कहोगे कि आपने थीटा बिलोंग्स टू क्लोज 2 पाई क्यों नहीं किया। क्लोज 2 पाई इसलिए नहीं किया क्योंकि जब मैं थीटा की वैल्यू 0 लूँगा तब भी वो इसी पॉइंट पर रहेगा, और जब थीटा इक्वल टू 2 पाई रहेगा एंगल तब भी वो इसी लाइन पर रहने वाला है। तो इस लाइन पे वो 2 बार डिफाइन हो गया है। क्लियर ना? तो इस लाइन पे देखो तो आर्गुमेंट 0 पे आ रहा है, इस लाइन पे एंगल कितना भी आ रहा है, 2 पाई भी आ रहा है। इट मीन्स आपने एक ही लाइन के लिए इन लाइन पे कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके लिए आर्गुमेंट क्या करते हैं, 2 बार डिफाइन कर दिया। जैसे z इक्वल टू 1, अगर आपने 1 लिया तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है, इसी लाइन पे उसके लिए थीटा आपने 0 भी लिया, और जब वो रोटेट करके आएगा तो आपने 2 पाई भी लिया। तो हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम यूनिक आर्गुमेंट डिफाइन करना चाहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे ओपन रखेंगे या यहाँ ओपन पे रखेंगे, हम कोई सा भी रख लो, दोनों ठीक हैं, गलत कोई सा नहीं है। कुछ बुक इसे रख लेती हैं, कुछ बुक इसे रख लेती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन तो ये कि एक तरीका तो ये होता है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और एंगल ऐसे कवर करना स्टार्ट करूँ और यहाँ पे आके रोक दूँ, और जब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा अब मैं पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर कवर कर सकता हूँ, और उसके हर एक के लिए मैं आर्गुमेंट डिफाइन कर सकता हूँ। ऑब्वियस है हम z इक्वल टू 0 के लिए आर्गुमेंट डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि आपका tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x नहीं डिफाइन होता है z इक्वल टू 0 पे, ठीक है। सेकंड केस क्या आता है, सेकंड केस क्या आता है भाई, वो कहते हैं कि एक काम करते हैं हम लोग, मेरे पास बोर्ड छोटा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। सेकंड केस क्या करते हैं, सेकंड केस क्या करते हैं कि वो यहाँ से यहाँ तक आते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, वो ये सेकंड केस है, और क्या कहते हैं कि जब पॉइंट x को ये वाला क्रॉस करेगा x नेगेटिव एक्सिस को, वो इधर से ना कवर करके, वो इधर से ना कवर करते हुए वो इधर से कवर करेगा। समझे नहीं समझे? वो किधर से कवर करेगा, ये एंगल कंसीडर कभी नहीं करेगा, इस एंगल को कभी नहीं लेके चलेगा, वो इस वाले को कवर करेगा। मींस 0 से लेके पाई तक तो यहाँ पे तक आने वाला है, और उसके बाद जब पाई हो जाएगा पूरा, वो यहाँ से लेके नेगेटिव में जाएगा और यहाँ तक लेके जाएगा, ठीक है। ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, पाई तक। मीन्स यहाँ पे जो थीटा बिलोंग कर रहा है आपका 0 से लेके पूरा पाई तक है, और इसके बाद 0 से लेके माइनस पाई तक गया, माइनस पाई तक, और फिर से वही प्रॉब्लम कि थीटा बिलोंग कर रहा है माइनस पाई से लेके 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई जो थीटा बिलोंग करेगा आपका माइनस पाई से पाई तक, और फिर से वही पंगा कि मैं यहाँ पे दोनों साइड क्लोज नहीं ले सकता। रीजन, अगर मैंने ये पॉइंट ले लिया z इक्वल टू -1 इस पोजीशन पे आ रहा है, तो आप पाई लोगे या माइनस पे लोगे, फिर से कंफ्यूजन बनेगा। या एक पॉइंट पे आप 2 आर्गुमेंट डिफाइन नहीं करना चाहते क्योंकि आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट रखना चाहते हो, तो ठीक है ना, इसे रफ कर लेते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। या कोई बुक अगर उधर से रफ करना चाहे तो उसकी मर्जी की कोई बात नहीं है। बट जैसा कि नेट या हायर लेवल वाले स्टूडेंट हम काम करते हैं, उसमें क्या होता है, पुनुस्वामी हम बुक फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं, उसमें जो थीटा दिया होता है ये वाला यूज करते हैं। तो ओवरऑल मेरे पास 2 तरीके हैं, आप चाहो अपना तीसरा भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। पहला मैंने लिया 0 से लेकर 2 पाई, कोई भी ओपन कोई भी क्लोज, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है आप लोगों पे, और आप जनरली स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना चाहते हो तो उसके हिसाब से चलते हैं। सेकंड वन
थीटा बिलोंग कर रहा है माइनस पाई से लेके पाई तक, सेकेंड। और थर्ड चाहो तुम अपना भी डिफाइन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ करेक्ट होता है, बस हमें पूरा 2 पाई आपका कवर करना होता है, मतलब कंप्लीट जो हो वो 2 पाई हो जाए, उससे पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन के पॉइंट्स मेरे कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी को बिहाफ पे हम लेके आते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड है क्या एक्चुअली, वो हमेशा यूनिक वैल्यू देगा, है ना। और अकॉर्डिंग टू आवर बुक, जो हम स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो माइनस पाई टू पाई देने वाला है, क्लियर ना। सो प्रिंसिपल वैल्यू फॉर जेड नॉट इक्वल टू 0, फॉर जेड नॉट इक्वल टू 0, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड ये हम डिफाइन करना चाहते हैं। ये है क्या एक्चुअली, ये एक ऐसी वैल्यू है जो इसमें आर्गुमेंट ऑफ जेड वो हमेशा पाई और माइनस पाई से बड़ा होता है। ये आपका सॉरी आर्गुमेंट ऑफ जेड लिख लेते हैं। चलो, आर्गुमेंट ऑफ जेड हमने जो पढ़ा था, आर्गुमेंट ऑफ जेड हमने जो पढ़ा था उसे हम बाउंड किया माइनस पाई से लेके पाई तक, उसे हमने बाउंड किया माइनस पाई से लेके पाई तक। उसे बाउंड करने के बाद इसे हमने बोल दिया कि आर्गुमेंट ऑफ जेड है। सो प्रिंसिपली जो दिस इम्प्लाई जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है वो हमेशा बिलोंग करता है माइनस पाई से लेके पाई तक, जो हम बुक फॉलो करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जस्ट अ बाउंडेशन ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड जस्ट अ बाउंडेशन ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करता है, क्लियर ना। और इसी के बाद हमने क्या किया, आर्गुमेंट ऑफ जेड डिफाइन कर लिया, क्लियर ना। अब ये हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूनिक होता है, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूनिक होता है। सो ऐसा आर्गुमेंट ऑफ जेड, ऐसा आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूनिक हो और उससे हमने अपने अकॉर्डिंग बाउंड किया है माइनस पाई से लेके पाई तक, वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड कहलाता है। नाउ द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड, और यहीं से हम इंप्लाई करते हैं। सो आर्गुमेंट ऑफ जेड आता है आपका सिंपली आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस का 2n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर्गुमेंट ऑफ जेड और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। देखो ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड किससे डिफाइन हुआ है, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस का 2n पाई। जनरली वी नो वेरी वेल होता क्या है, वो दो वेक्टर्स जो हमने लिए हैं, दो आप एक रेडियल वेक्टर होता है और एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, उन दोनों के बीच का एंगल होता है, वो होता है। बट अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे वो आर्गुमेंट ऑफ जेड, देखा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस का 2n पाई के फॉर्म में लिखा जाता है। और ये किसकी हेल्प से डिफाइन हुआ, ये आपका इसकी हेल्प से डिफाइन हुआ, ठीक है ना। तो जनरली एक दूसरे से ये आपके क्या होते हैं, रिलेट होते हैं, क्लियर ना। ये होता है आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो अब भाई हम इसे फाइंड कैसे करते हैं, ये बड़ा टास्क होता है, इसे हम फाइंड कैसे करते हैं। तो ठीक है ना, है तो आर्गुमेंट जेड ही, आर्गुमेंट ऑफ जेड ही, ये है क्या आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड ही है, ठीक है। और कैसा, माइनस पाई और पाई के बीच में होता है। और आर्गुमेंट ऑफ जेड हमने पढ़ा था वो tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x के इक्वल होता है, क्लियर ना। वेयर ऑब्वियस है जेड नॉट इक्वल टू 0, बट बाउंडेशन की वो माइनस पाई और पाई के बीच में नहीं। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि उसे थोड़ा इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इजीली, जैसे आप एग्जाम में इसे कर पाओ। देखो दो तरीके होते हैं, या तो सिंपली हमें जेड दिया होगा और tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x देख निकालोगे और मेरा काम हो जाएगा, और वहां से मेरा देख लेंगे कि ये जो आर्गुमेंट ऑफ जेड आ रहा है वो माइनस पाई और पाई के बीच में आना चाहिए। एंड देन वी राइट आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस का 2n पाई और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है भाई।